हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का रहने वाला लेक्चर नंबर 21 ऑफ जी के पी वाई की सीरीज़ पार्ट 3। एंड बिफोर स्टार्टिंग पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा बिकॉज क्लासेस का थोड़ा सा शेड्यूल बिगड़ा हुआ है ना। जो 10 AM पे जो क्लास अपलोड होती थी वो अभी मतलब 1 घंटे लेट अपलोड होती है, और उससे मुझे पता है आप लोगों का शेड्यूल भी ख़राब हो जाता है अगर क्लास इधर उधर हो जाती हैं तो बस इस वीक के लिए और मैं आपसे बोलूँगा कि एडजस्ट कर लीजिए, बिकॉज एक्चुअली है क्या कि मेरा भी जैसे शेड्यूल थोड़ा सा ऐसे टाइट रहता है, तो उसमें अगर 1 घंटा भी इधर हो गया तो फिर वो मतलब रिफ्लेक्ट होने लगता है। अभी बीच में जैसे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की क्लास हो गई थी, ठीक है, तो उसी की वजह से मतलब थोड़ा सा शेड्यूल इस वीक बिगड़ गया। बाकी आगे से अगले वीक से ये सारी चीज़ें नहीं आपको देखने को मिलेंगी। तो आज आप लोगों को लेट लेक्चर मिल रहा होगा एंड कल थोड़ा सा और मैनेज कर लीजिएगा। बाकी अगले वीक से आपको ऑन टाइम 10 AM पे क्लास फॉर श्योर मिलेगी, ठीक है। एंड अगेन सॉरी फॉर दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Resources that are drawn from nature and used without much modification are called as natural resources. Natural resources can be broadly categorized into renewable and non-renewable resources. दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अब रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं कल मैंने आपको बताया था। जैसे रेन्यूएबल हो गया आपका कोल, सॉरी नॉन रेन्यूएबल हो गया आपका कोल, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल में कोल आ गया और यहाँ पे आ गया जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि टाइडल एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी, दोनों ही नेचर से मिल रहे हैं। कोल भी नेचर के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जा रहा है, बट ये एक टाइम में रिप्लेनिश इन द सेंस कि वो ख़त्म हो जाएगा। उसकी एक तरह से जो मैंने कल ही बताया था कि जो प्रोड्यूस करने की या फिर बनने की उत्पादकता जो क्षमता है वो कम है, लेकिन जिस हिसाब से उसका कंजम्पशन हो रहा है वो रेट ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी वजह से नॉन रिन्यूएबल, इनको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, बार बार यूज़ नहीं कर सकते इनके, दे कम विद सर्टेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के साथ नहीं होता है। जैसे सोलर एनर्जी और आपका हो गया थर्मल एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। दोनों ही अगर हम देखें तो कहाँ से मिल रहे हैं? नेचर से मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर होगा, बोथ 1 और 2। और कल हम लोगों ने इसके रिगार्डिंग कुछ देखा था एंड दैट वाज कि हमारा टारगेट क्या था, 175 गीगावाट टिल 2022 एंड 2030 तक 2030 तक 500 गीगावाट। सोलर एनर्जी के भी हमारे टारगेट्स हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि लक्षद्वीप को उसका अपना पहला सोलर ग्रिड पावर प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है। लक्षद्वीप को उसका पहला सोलर ऑन ग्रिड पावर प्रोजेक्ट मिला है कावारट्टी में, जिसको कि इनॉग्रेट किया है पीएम मोदी जी ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तानसेन वॉज इंक्लूडेड इन द नवरत्नाज ऑफ अकबर वॉज एन एक्सपर्ट इन प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो तानसेन जी की अगर बात करें तो ये वन ऑफ द नवरत्न में थे अकबर के जो कोर्ट में, और ही वॉज एक्सपर्ट इन प्लेइंग रुद्रवीणा, ठीक है। और अगर जिसने भी ये पता होगा हाँ रुद्रवीणा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड टिक करके आ गया होगा। बट वीणा और रुद्रवीणा में अंतर होता है। रुद्रवीणा को हम रबाब के नाम से भी जानते हैं। तानसेन की अगर बात करें तो जो इनका ओरिजिनल नेम था दैट वाज रामतनु पांडे एंड ही बिलोंग टू ग्वालियर घराना, ठीक है। ग्वालियर घराना से ये बिलोंग करते हैं और ग्वालियर के राजा थे, तोमर वंश के राजा, जिनका नाम था राजा विक्रमजीत, ठीक है। इनके कोर्ट में ये एक म्यूजिशियन थे एंड ही वॉज परफेक्ट इन कंपोजिंग, और ही इज़ नोन फॉर कंपोजिंग ध्रुपद। ध्रुपद कंपोज करने के लिए जाने जाते हैं फॉर द गॉड एंड गॉडेसेस। इसके बाद अकबर ने इनको अपने कोर्ट में इनवाइट किया और अकबर ने इनको मियाँ का टाइटल दिया था। तानसेन का जो टाइटल है वो राजा विक्रमजीत ने इनको दिया था, बट जो मियाँ का टाइटल है वो अकबर ने दिया था। और तानसेन महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तानसेन महोत्सव की अगर बात करें तो ये मनाया जाता है मध्य प्रदेश में, और अभी मनाया गया दिसंबर के मंथ में मनाया जाता है। और यहाँ पे हमने ये देखा था करंट अफेयर्स में कि 1300 लोगों ने एक साथ तबला बजा के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया, और इसीलिए अब 25 दिसंबर को अनाउंस किया गया कि हर 25 दिसंबर को तबला डे सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। ये तबला महोत्सव आपका ग्वालियर का जो फोर्ट होता है, ग्वालियर जो किला है वहाँ पे ही मनाया जाता है, बिकॉज वहीं पे ये म्यूज़िक एक तरह से प्ले करते थे, ठीक है। और मध्य प्रदेश का भी चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन यादव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चीफ इलेक्शन कमीशन आर करेक्ट, यानी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? द इलेक्शन कमीशन सेलिब्रेटेड इट्स गोल्डन जुबली इन 2001, यानी इलेक्शन कमीशन ने अपनी गोल्डन जुबली 2001 में सेलिब्रेट करी। अभी ये स्टेटमेंट
किसी को ऐसा सच बहुत श्योरिटी के साथ नहीं पता होगा, ठीक है, तो हम इसमें क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। इट करेंटली कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। ये बात बिल्कुल सही है, बिकॉज हमें पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, ये हिंदी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये पार्ट नंबर 15 भाग नंबर 15 संविधान में दिया हुआ है, पार्ट नंबर 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 इसकी चर्चा करते हैं। और आर्टिकल 324 इसके स्टैब्लिशमेंट की बात करता है कि भाई एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। लेकिन ये जब हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था, कब बना था? 25 जनवरी 1950 को स्टैब्लिश हुआ था ये, ठीक है। और इसीलिए 25 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यानी कि नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और 16 जन को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, जरा कमेंट में बताइए, जो अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा। तो 1950 में पहला इसका एक तरह से ये बनता है, स्टैब्लिशमेंट होता है। एंड इट वॉज ओनली अ सिंगल मेंबर्ड बॉडी, जैसे कि आपने कैग का नाम सुना होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आर्टिकल नंबर 148 जो कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है? पार्ट नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको कि गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स बोलते हैं। तो ये जो कैग का ऑफिस, और अभी कौन है करंट में कैग? गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। और ये एक सिंगल मेंबर्ड बॉडी है, इसी तरह अभी भी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसी तरह सिंगल मेंबर्ड बॉडी हुआ करता था, बट इन द ईयर 1989 ये मल्टी मेंबर्ड बॉडी बन गया, 1+2 हो गया, यानी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। तो फॉर द फर्स्ट टाइम 2 एडिशनल कमिश्नर्स वर अपॉइंटेड इन 1993। ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, और इसको अगर आप हटा दिए तो आपका आंसर जो है पूरी तरह से तो नहीं है, हाँ 1 और 2 अपने आप, वो 1 और 2 यानी 1 अपने आप सही हो गया, आप देख सकते हैं। 1 हमें नहीं भी पता था, फिर भी सही हो गया, क्योंकि हमें पता है 3 तो फॉर श्योर गलत ही गलत है, बिकॉज हमें पता था कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1988 में, जिसने कि वोटिंग एज को डिक्रीज कर दिया था 21 से 18, जिसको कि इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को इंप्लीमेंट किया गया था 1989 में, जिसकी वजह से एक तरह से नंबर ऑफ वोटर्स बढ़ गए थे, और इस वजह से काम ज़्यादा होने की वजह से 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया बाय द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स एंड हैव टेन्योर ऑफ 6 ईयर्स और अप टू 65 ईयर्स। ये भी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे 1, 2 एंड 4 सही आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव कैसे किया जाता है, तो इसको उसी तरह किया जाता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स की अगर बात करें तो इनको बड़ी आसानी, मतलब इतना भी आसानी से नहीं, लेकिन हाँ इतना टफ प्रोसेस नहीं होता जितना चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होता है। इनको हटाने के लिए प्रेसिडेंट को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पहले एक तरह से अनुमति, एक तरह से सहमति चाहिए होगी, नॉट अनुमति, सहमति चाहिए होगी, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी चाहता है कि हाँ ये इलेक्शन कमिश्नर्स हट जाएं। जैसे अभी अगर हम बात करें तो इसका कॉम्पोजिशन क्या है, तो राजीव कुमार जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं देश के, और पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? और अनूप चंद्र पांडे, ठीक है, अनूप चंद्र पांडे एंड अरुण गोयल, ठीक है, ये दोनों लोग क्या हैं अभी अदर इलेक्शन कमिश्नर्स की पोस्ट पे, यानी 3 टोटल लोग हो गए। और पहले थे हमारे सुकुमार सेन। इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है? इलेक्शन करवाता है, किसके? पार्लियामेंट के, यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल के, प्रेसिडेंट के यानी राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, इन सब के इलेक्शन चुनाव करवाने का काम ये होता है। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ कि स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शंस होते हैं राज्य के विधानमंडल के, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, ना कि स्टेट का इलेक्शन कमीशन। जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन है वो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ यानी कि पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव करवाता है, लोकल बॉडीज़ के। जरावा ट्राइब कैन बी फाउंड मेजरली इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? जरावा जनजाति भारत के किस भाग में प्रमुखता पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जिसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर, जिसमें कि और भी ट्राइब्स हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि ओंगेस देखने को मिलती है, और ग्रेट अंडमानीज एक ट्राइब है, लेकिन वो पूछेगा ही क्यों, क्योंकि नाम में ही अंडमान है, ठीक है। सेंटिनलीज है, वैसे मैं लिख देता हूँ ग्रेट अंडमानीज, ठीक है, ग्रेट अंडमानीज। शॉम्पेन है, ठीक है, शैम्पेन नहीं है, शॉम्पेन। ये ट्राइब कहाँ पे देखने को मिलती है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। अंडमान निकोबार आइलैंड्स की अगर बात करें तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड, बहुत सारे छोटे हमें आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, लेकिन मेन जो आइलैंड है वो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान, ठीक है, ये हरा साउथ अंडमान एंड ये है लिटिल अंडमान। इनके बारे में हमें ये पढ़ना है कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, और ये 10 डिग्री चैनल क्या है। ये सिर्फ अभी अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड है। नीचे क्या है? निकोबार, कार निकोबार, ठीक है, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार,
ये 3 आइलैंड, तीन जो बड़े आइलैंड है उसके बारे में पढ़ना है। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है, तो ये रहा 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री नाम का एक लैटिट्यूड है, अक्षांश है, जो इसको अलग करता है। जैसे कि कल हम लोगों ने देखा था 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, जरा बताइए जल्दी से। अब यहाँ पे एक एक करके चीज़ें देखिए। ये आपको क्या दिख रहा है, नारकोंडम, ये क्या दिख रहा है, बैरन, ये क्या है, वोल्केनो है। द ओनली 2 वोल्केनो इन एंटायर इंडिया, बैरन एक्टिव वोल्केनो है और जो नारकोंडम है वो डॉर्मेंट वोल्केनो है, डॉर्मेंट ज्वालामुखी है। अब ये पूछेगा इनकी लोकेशन। वैसे तो लोकेशन इतना ज़्यादा एसएससी में पूछा नहीं, लेकिन थोड़ा सा जब हायर एग्जाम हो जाता है तो उसमें पूछ लेता ही है। तो मिडिल और साउथ के बीच का जो एरिया है उसके ईस्टर्न साइड में, और जो नारकोंडम है वो ऊपर है, नॉर्थ अंडमान की ईस्टर्न साइड में है। ठीक, हमें पता है कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान की कैपिटल, अंडमान एंड निकोबार की, वो कहाँ पे, ये रही, ये किसका पार्ट है, साउथ अंडमान। तो ध्यान रखना पोर्ट ब्लेयर यानी कि जिसकी कैपिटल है वो साउथ अंडमान में लोकेटेड है। ठीक, 10 डिग्री चैनल तो देख लिया, अंडमान को निकोबार से अलग करता है, लेकिन 10 डिग्री चैनल ही लिटिल अंडमान को कार निकोबार से भी अलग कर रहा है। ये भी तो हम बोल सकते हैं, दोनों चीज़ें सेम है, नॉट सेम है, दोनों चीज़ें ट्रू हैं। अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से अलग करता है 10 डिग्री चैनल, और साथ ही साथ लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। क्लियर। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो डंकन पैसेज, डंकन पैसेज किसको अलग कर रहा है, ये साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान। देखिए अभी तो यहाँ पे मैंने मैप लगा रखा है, आगे से नहीं लगाऊंगा, आगे से ऐसे मैं बना के दिखाऊंगा। अब बना के मैंने इसलिए नहीं दिखाया ताकि क्लियर पिक्चर बन जाए कि हाँ किस तरह के आइलैंड दिखते कैसे हैं, एक्चुअल में ये ट्रू है कि हाँ इसी तरह से मैप पे भी दिखते हों। ठीक है, तो डंकन पैसेज किसको अलग कर रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डंकन वाला, तो कि डंकन पैसेज अलग कर रहा है साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से। क्लियर है। तो एक तो हमने वोल्केनो देख लिया, कैपिटल देख लिया, और डिग्री चांस ये देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, और 8 डिग्री हमने देखा था, ये मालदीव्स को या फिर लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, यानी मालदीव से लक्षद्वीप को अलग करता है। और 9 डिग्री की अगर बात करें तो किसको अलग करता है, ये लक्षद्वीप को मिनी कॉय से अलग करता है। मिनी कॉय की अगर बात करें तो ये लक्षद्वीप को मिनी कॉय से अलग करता है। मिनी कॉय लक्षद्वीप का ही पार्ट है, ये कल हम लोगों ने देखा था। ठीक है, ये ऋषिस आर्किपेलागो अगर कभी पूछ ले कि किसमें, तो ऋषिस आर्किपेलागो भी जो है आपका अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का ही एक पार्ट है। ऑलराइट, और ये एक 12 टांग ये नेशनल पार्क है, 12 टांग करके। ठीक है, ये आपको अंडमान में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। तो अभी सिर्फ आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि किस कॉन्सेप्ट हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, कि सर्कल और सर्कल और सर्कल, इस तरह से सारी चीज़ें जो हम लोग बढ़ाते हुए धीरे 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 चलेंगे। ठीक है, तो क्योंकि अभी मेन ये है ना कि हम लोग का अभी डायरेक्ट ऐसे कुछ मतलब इमीडिएटली एग्ज़ाम नहीं लगा हुआ है, तो मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि मतलब मैं अननेसेसरी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहता हूँ। क्योंकि काफ़ी लोग पूछते रहते हैं सर कब तक चले, अरे कब तक क्या चलेगी, जीके पढ़ना बंद कर दोगे क्या? जब तक एग्ज़ाम है तो मैथ पढ़ना, रीजनिंग पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना, जीके पढ़ना, सब सारे सब्जेक्ट्स एक साथ चलने चाहिए ना। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि बस 20 क्वेश्चन का जितना भी टाइम लगता है, धीरे धीरे अगर आप खिलाड़ी लेवल पे आ गए हैं, मतलब अभी अगर मान लो बिगिनर तो आप नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 20 लेक्चर हो चुके हैं, अब इस लेवल पे आप आ चुके हैं कि एटलीस्ट 1.25x स्पीड पे लगा के वीडियो को देखें। कोई नई चीज़ आ जाती है तो उसमें थोड़ा सा आराम से देख लें, नहीं तो 1.25x स्पीड पे, या फिर कुछ लोग 1.5, कुछ लोग मुझे पता 1.75 या 2x पे भी देखते होंगे, जो लोग एकदम पार्ट 1 मतलब PY की सीरीज़ पार्ट 1 भी ले चुके हैं, 2 भी ले चुके हैं। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें रेगुलर रहो ना, कुछ तो करोगे ही ना। तो बस इतना करते रहो जितना यहाँ पे मैं चीज़ें करवाते चल रहा हूँ। और क्योंकि एकदम इमीडिएटली नहीं लगा हुआ तो इसी वजह से मैं ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डाल रहा हूँ कि इतनी सारी चीज़ें पढ़ने, क्योंकि जीके का कोई अंत नहीं है, ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, तो जितना धीरे धीरे आप सर्कल बढ़ाते जाओगे तो उतने ही ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आप अच्छा स्कोर करेंगे जीके में। ठीक है, बाकी तो हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि आप 20 लेक्चर लेने के बाद या फिर इतने लेक्चर्स लेने के बाद आप एग्ज़ाम में बैठ जाओ और इतना तो आप स्कोर कर ही दोगे। इतना तो आप जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि 25 क्वेश्चन है, ठीक है, 25 में कि आप हाँ 15 तो सही कर ही दोगे। अब उसके बाद 16 सही करोगे, 18 सही करोगे, 19 सही करोगे, वो चीज़ ये है कि अब थोड़ा सा और आपको जो है सर्कल बढ़ाते चलना है, रिविजन करता चलना है। ठीक है, अब केरल, MP और UP की बात करते हैं कि थोड़ा सा ऐसे बात कर लेते हैं कि करंट अफेयर्स परस्पेक्टिव से कर लें क्या। तो केरल में हमने ये देखा था कि पहली कार्बन न्यूट्रल स्पोर्ट्स सिटी डेवलप की जा रही है। ये हमने अभी के करंट अफेयर हैं जनवरी वाले से, और पीछे नहीं जा रहा हूँ मैं, कार्बन न्यूट्रल स्पोर्ट्स सिटी डेवलप करी जा रही है यहाँ पे, इंक्लूडिंग अ क्रिकेट स्टेडियम। मध्य प्रदेश में हमने ये देखा कि ये इंपॉर्टेंट है, पहले बीच गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। भाई मध्य प्रदेश में कहाँ बीच देखने को मिल जाएगा, ये हुआ घोगला बीच दीव में पड़ता है घोगला बीच, दमन और दीव वाला दीव। ठीक है, वहाँ पे मध्य प्रदेश ने टॉप किया, मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पे रहा, महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे रहा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में पहला फर्स्ट,
मतलब नॉट फर्स्ट, लेकिन हाँ उत्तर प्रदेश का ही बोलेंगे, एक बायो फार्मा, ठीक है, या फिर फार्मा पार्क जो है इनॉग्रेट किया गया ललितपुर में, ठीक है, जो कि बुंदेलखंड रीजन में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुज लॉ स्टेट्स दैट टोटल एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ फ्लोइंग लिक्विड at any point in the substance is the sum of kinetic potential and fluid pressure energy and is equal to a constant value। किसने बोला था ये? तो ये बोला था बर्नौली जी ने। बर्नौली जी ने बोला, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई ट्यूब है, ठीक है, मान लेते हैं इस तरह से कोई ट्यूब है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो कितना पतला, यहाँ पे कितना मोटा सा है, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई फ्लूइड जा रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे जो वो प्रेशर है उसके पास, एक तरह से जो एनर्जी है, एनर्जी का जो सम है वो यहाँ से जब वो निकल रहा होगा उस एनर्जी के सम के बराबर होगा। कौन सी एनर्जी यहाँ पे लग रही होगी जब यहाँ पे होगा? तो एक तो प्रेशर की एनर्जी लग रही होगी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो कि किसकी वजह से होती है? अब काइनेटिक एनर्जी भी देख लो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा जिसको बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये तभी एनर्जी आती है जब कोई चीज़ मोशन में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना हाथ पीछे से एकदम, जैसे हाथ में पीछे करूँ रोक दिया, ठीक है। इमेजिन करो जैसे तुम्हारा टीचर तुमको झापड़ मारता था, ठीक है, तो उसने पीछे किया, यानी उसने पूरी पोटेंशियल एनर्जी भर ली अब, और ये गया सड़क से आपके एकदम गाल में, एकदम मज़ा आ गया, आपको परम आनंद की अनुभूति हो गई। वो क्यों हुई आनंद की अनुभूति? क्योंकि वो जो है काइनेटिक एनर्जी जो है उसने आपके एकदम गाल में पूरी एनर्जी छाप मारी और आपको गाल को गरम लगा। क्यों गरम लगा? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। एनर्जी कैन नीदर बी कन्वर्टेड not converted, energy can neither be created nor be destroyed, it can be only transferred from one medium to another। तो वही तो यहाँ पे बात हो रही है कि एनर्जी सेम रहेगी थ्रू आउट दी, यहाँ पे जो एनर्जी है वो यहाँ पे एनर्जी सेम रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे कुछ होगा क्योंकि जो फ्लूइड है वो मोशन में है। एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, इसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, जो किसी चीज़ की पोजीशन की वजह से, उसकी स्थिति की वजह से कोई जो एनर्जी जनरेट होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे, स्ट्रेच्ड बो, खिंचा हुआ तीर कमान, डैम में भरा हुआ पानी एक हाइट पे स्टोर होता है ना, तो इसीलिए इसका जो फॉर्मूला हो जाता है mgh, जहाँ m मास है यानी द्रव्यमान है, g ग्रेविटी और h हाइट है। तो ये ध्यान रखिएगा, सीजीएल मेंस पे क्वेश्चन पूछा था, बेसिक सा था, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग को कन्फ्यूजन हो गया इसमें। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम जिसको कि हम संवेग बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणित वेग। वेलोसिटी किस तरह का यूनिट है ये पता होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। मास किस तरह का? स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि है। ये जो फॉर्मूला होता है मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू एस, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी इज इक्वल टू एम वी। इसको अगर हम यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2m। इसीलिए अगर कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मोमेंटम को डबल अगर हम करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। सिंपल सा फैक्ट है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और स्क्वायर में है। या फिर वेलोसिटी को भी डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है, इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है ये। जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी को अगर हम बात करें, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस में कन्वर्ट होती है? कौन करता है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट, और कौन करता है इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट? तो ऊपर वाला जो है काम ये जनरेटर भी कर लेता है, ये डायनमो भी कर लेता है, जनरेटर भी और डायनमो भी। इलेक्ट्रिकल को मैग्नेटिक में कौन कन्वर्ट करता है? ये मोटर कन्वर्ट करती है, ठीक है, जो मोटर होती है, राइट। तो यहाँ पे अब हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो बर्नौली इसका सही आंसर होगा, यानी कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा, यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा, प्रेशर की एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, वो यहाँ पे जो इतना प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होगा उसका सम मतलब बराबर ही होगा, इट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ जो पास्कल लिखा हुआ है ना, पास्कल यूनिट होती है प्रेशर की, दाब की। तो पास्कल्स लॉ है एक जो ये बोलता है कि प्रेशर अप्लाइड टू वन पार्ट ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन। की यहाँ पे अगर आप प्रेशर लगाएंगे, जितना भी यहाँ से प्रेशर जाएगा वो सभी पार्ट में इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो आपका पिस्टन होता है, जो आपके ब्रेक्स होते हैं गाड़ी में, वो इसी उस पर काम करते हैं कि आपने अपने पैर से ब्रेक दबाया और पूरी की पूरी गाड़ी या फिर पूरा पूरा ट्रक कितना बड़ा होता है, कितना भारी होगा ट्रक, सोचिए, और वो बस थोड़ा सा पैर से फोर्स लगाने पे वो पूरा ट्रक रुक जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे वो करता है वो, ठीक है। एंड ये यहाँ पे क्या रखा हुआ है, बॉल डली हुई है। यहाँ इसके थ्रू मैं आपको आर्किमिडीज़ का प्रिंसिपल सिखाना चाहता हूँ, आर्किमिडीज़ का सिद्धांत सिखाना चाहता हूँ। आर्किमिडीज़ जी ये बोलते हैं कि देखिए, आप किसी भी चीज़ को पानी के अंदर डालिए, ठीक है,
किसी भी चीज़ को पानी के अंदर डालेंगे आप तो उसमें बॉयंट फोर्स लग रहा होगा, जिसको कि हम उत्प्लावन बल बोलते हैं हिंदी में। अब वो उत्प्लावन बल यानी कि जो बॉयंट फोर्स है वो कितना लग रहा होगा, वो इस चीज़ पे डिटरमिन करेगा कि वो जो ऑब्जेक्ट या फिर जो बॉडी आपने पानी में डाली है, वही किसी भी फ्लूइड में डाली है, उसने कितना पार्ट ऑफ दैट लिक्विड को रिप्लेस किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस बॉल को जब इसमें डाला गया होगा तो वाटर लेवल रेज कर गया होगा ना, क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे पानी था उसकी जगह बॉल ने ले ली, उसकी वजह से पानी का लेवल रेज कर गया। ठीक, अब इस पे नीचे से उतना ही थ्रस्ट या फिर बॉइंट, जिसको हम बॉइंट फोर्स, और थ्रस्ट क्या होता है सर? थ्रस्ट एक तरह का, थ्रस्ट जो होता है ना, थ्रस्ट ये फोर्स ही होता है, इसकी भी यूनिट न्यूटन ही होती है। वो फोर्स जो परपेंडिकुलरली लग रहा है, यानी कि जो एकदम 90 डिग्री पे लग रहा है। जैसे कि अगर आप खड़े हैं, ठीक है, वैसे मान लो आपने एक ये पढ़ा होगा एग्जाम्पल कि अगर आप रेत में खड़े हैं तो आप ज़्यादा नीचे तक धंस जाते हैं, मतलब कि आप डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो जाता है। लेकिन वहीं आप लेट जाएं रेत में तो उतना ज़्यादा नहीं होगा। सिंपल, या रेत का क्यों एग्जाम्पल अपने बेड पे देख लो, बेड आपका थोड़ा सा जो बेड होता है तो उसमें जब आप खड़े हो जाते हो तो नीचे ज़्यादा मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, लेकिन अब वहीं आप लेट जाते हो तो उतना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो एक तरह से नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है वो अब डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, इसलिए। एंड बिकॉज प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, तो क्योंकि एरिया बढ़ गया है अभी तो प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट क्या होता है? फोर्स जो परपेंडिकुलरली लगता है। तो इसमें जो थ्रस्ट लगेगा एक तरह से वो कोई और उसको हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स या फिर उत्प्लावन बल, बॉयंट फोर्स। अब वो बॉयंट फोर्स अगर ज़्यादा है, अब नीचे उसको ग्रेविटी बुला रही कि आ जाओ हमारे पास आ जाओ, लेकिन नीचे से बॉयंट फोर्स लग रहा है, तो अगर इसमें इसका जो एक तरह से हम बोल सकते हैं वेट है, मास इनटू ग्रेविटी, वो अगर ज़्यादा इसमें लग रहा है, ठीक है, वो अगर ज़्यादा लग रहा है, और वेट भी तो एक तरह का फोर्स ही है ना। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। वेट क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट भी एक तरह का फोर्स ही है, तभी इसकी यूनिट भी न्यूटन ही होती है। तो अगर ग्रेविटी ज़्यादा लग रही है, बॉयंट फोर्स कम लग रहा है, तो ये नीचे आ जाएगी, डूब जाएगी। और अगर बॉयंट फोर्स ज़्यादा लग रहा है, ग्रेविटी कम लग रही है, तो ये तैरती रहेगी। लेकिन कितना इसमें बॉयंट फोर्स लग रहा होगा वो आर्किमिडीज जी ने ये बोला कि जितना इसने पानी या फिर फ्लूइड डिस्प्लेस किया है, हटाया है, उतना बराबर ही इस पर जो है बॉयंट फोर्स लग रहा होगा। ऑलराइट, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 लॉ पढ़े हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सही वित्तीय वर्ष है? तो हमें पता है जितने भी काम होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो फाइनेंशियल ईयर में होते हैं। जैसे कि आज 1 फरवरी को क्या होगा? आज प्रेजेंट किया जाएगा निर्मला सीतारमन, जो कि हमारी इंडिया की पहली फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर हैं। पहली फाइनेंस मिनिस्टर तो इंदिरा गांधी थी, बट पहली फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन आज देश का इंतरिम बजट पर प्रेजेंट करेंगी। और ये करते हुए वो किसका रिकॉर्ड तोड़ देंगी? मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड, नॉट तोड़ देंगी, बराबर कर लेंगी। मोरारजी देसाई ने भी 6 बार टोटल बजट प्रेजेंट किया था, और वो भी निर्मला सीतारमन जी भी 6 बार बजट प्रेजेंट करने वाली फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएंगी। लेकिन ये बजट फुल बजट नहीं होगा, इंतरिम बजट होगा। रीज़न इसका ये है कि अभी कौन अगली गवर्नमेंट आएगी हमें पता नहीं है। तो फुल जो बजट है वो आएगा आपका कब? वो जुलाई के टाइम पे आएगा, जब नई सरकार बन जाएगी, उसके बाद वो फुल टाइम एक तरह से बजट लाएगी। तो जो भी चीज़ें होती हैं वो फाइनेंशियल ईयर में होती हैं। जैसे आपकी जॉब लग जाएगी तो आप जो टैक्स पे करेंगे वो एक फाइनेंशियल ईयर का पे करते हैं, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है, ना कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर होगा। और कभी आपने सोचा कि 1 अप्रैल को ही क्यों चालू होता है? इसके पीछे भी रीज़न है। रीज़न ये कि हिंदू कैलेंडर जो है, एक्चुअल में हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो ईयर है वो इसी टाइम पे स्टार्ट होता है, और इसी टाइम हम अपना न्यू ईयर भी मनाते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने सारे न्यू ईयर पढ़ाए थे कि चैत्र के महीने मनाए जाते हैं। चैत्र मतलब वही जो हमारा लास्ट मार्च और शुरू अप्रैल वाला जो टाइम होता है, ठीक है। तो इसी टाइम पे ऑलमोस्ट ये आप मान के चलो कि मार्च के टाइम पे ही हमारा एक तरह से न्यू ईयर स्टार्ट होता है, जिसको कि हम डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट नाम से जानते हैं। जैसे कि हमने देखा था पारसी कम्युनिटी इसको पटेटी के नाम से सेलिब्रेट करती है, वेस्ट बंगाल में इसको पॉइला बैशाख के नाम से जाना जाता है, ठीक है, एंड तमिलनाडु में पुथांडू के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश में इसको उगाड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, एंड महाराष्ट्र में इसको जाना जाता है गुड़ी पड़वा के नाम से। तो ये सारे हमने देखे थे। इसी वजह से फाइनेंशियल ईयर इसी टाइम से स्टार्ट होता है, बिकॉज ये हमारे हार्वेस्टिंग वगैरह का सारा कुछ टाइम होता है कि अभी जो राबी की फसल है वो कट जाएगी और खरीफ की जो है फसल बोई जाएगी। वो तो बोई तो मतलब जब मानसून सीज़न आता है तब बोई जाती है, लेकिन ये है कि हाँ भाई न्यू ईयर हमारा इसी टाइम से स्टार्ट होता है इसलिए। बाकी
फाइनेंशियल ईयर से आप और भी चीज़ें रिकॉल कर सकते हैं, जैसे कि आर्टिकल नंबर 112 के तहत जो हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है, और जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि, इससे पैसा निकालने के लिए और एक फाइनेंशियल ईयर में खर्चे के लिए गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएशन बिल लाना पड़ता है। लेकिन इस बार अप्रोप्रिएशन बिल वगैरह तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि फुल टाइम बजट नहीं है, तो वोट ऑन अकाउंट लाएगी गवर्नमेंट। वोट ऑन अकाउंट एक तरह से पार्लियामेंट सहमति देगी गवर्नमेंट को कि हाँ, इतने थोड़े टाइम के लिए, जब तक चुनाव नहीं हो रहे हैं, आप पैसे निकाल सकते हो, खर्च कर सकते हो। 7th, जमदा फोक डांस इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? महाराष्ट्र, असम, झारखंड या फिर मणिपुर? तो महाराष्ट्र में तो भाई सभी लोगों को वो ट्रिक पता होगी, है ना, कि कोहली बोलता, ठीक है, मतलब अनुष्का बोली ए कोहली वड़ा पाव लाना, ऐसे, ठीक है। तो कोहली से कोहली डांस, वड़ा पाव से पाव डाव डांस, ठीक है। तो फिर कोहली जी ने क्या बोला? कोहली जी ने बोला लेज़ी कहीं की, ठीक है, लेज़ी कहीं की, मतलब कोहली वड़ा पाव लाना, ठीक है, तो लाना से हो जाएगा लावनी, लेज़ी कहीं की मतलब दफ़ा हो जाए, तो दफ़ा से गफ़ा डांस, ठीक है। नहीं तो मैं मौनी के पास चला जाऊंगा इस तरह से, ठीक है। मौनी डांस जो ढंग का तमाशा करती है, और तमाशा डांस, ठीक है। तो कोहली, पाव डाव, लेजिम, लावनी, गफ़ा, मौनी और तमाशा, ये यहाँ के हैं। बैठा खींची करके एक परफॉर्मेंस होती है, बैठा खींची, वो इसी पर्टिकुलर डांस में होती है। असम की अगर बात करें तो असम का जो न्यू ईयर एक तरह से फेस्टिवल है बिहू, लेकिन बिहू भी 3 तरह का होता है। एक तो होता है बोहाग, ठीक है, एक होता है काटी, और एक होता है माघ बिहू। क्लियर? ये 3 तरह के बिहू हमने पढ़े थे, माघ बिहू, काटी बिहू और बोहाग बिहू। माघ बिहू की अगर बात करें जनवरी के टाइम पे, काटी बिहू की बात करें कार्तिक यानी अक्टूबर के टाइम पे, और बोहाग बिहू की अगर बात करें बैसाख यानी कि अप्रैल के टाइम पे महीने में मनाया जाता है, ठीक है। न्यू ईयर हमारा चैत्र के टाइम पे, मार्च के टाइम पे, और जो बैसाख यानी अप्रैल के मंथ में बोहाग बिहू होता है, ठीक है। और झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड का ही है ये जमदा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जमदा। जमदा के अलावा और भी हैं, जैसे कि छऊ आपने सुना होगा, जो कि अब देखिए आप, छऊ जो है बिहार में भी होता है, उड़ीसा के कुछ पार्ट में भी होता है। तो फोक डांस यही होता है कि मल्टीपल स्टेट में हो सकते हैं। क्लासिकल डांस जो हमने 8 देखे थे, कथक यूपी का है, कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, सत्तरिया असम का है, ये सारे फिक्स्ड हैं कि वहीं पे होते हैं। लेकिन ये फोक डांसेस मल्टीपल स्टेट में हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल छऊ हो गया, पैका भी हो गया, ठीक है, पैका, दोमकच। लेकिन हाँ, अगर इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा कि भाई पैका, और ऑप्शन में एक होगा, ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, और बिहार, और एक ऑप्शन हो गया पंजाब, तो पंजाब में तो नहीं होगा ना, बहुत दूर है, ठीक है। लेकिन हाँ, आसपास वाले स्टेट में हो सकते हैं। और मुंडारी, ठीक है, ये हो गए झारखंड के। मणिपुर के भी देख लेते हैं, नहीं मणिपुर गुस्सा हो जाएंगे। तो मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर में ही क्या है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, लोकटक लेक में केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। थांगटा, थांगटा अच्छा, किस स्टेट को हम मोलासिस बेसिन के नाम से जानते हैं? लाई हरोबा, पुंग चोलोम, ठीक है, पुंग चोलोम, ये यहाँ के फोक डांसेस हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ का आंसर हो जाएगा। गलत कौन सा मैच है यहाँ पे, मतलब कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? ब्रायोफाटा मॉस, जिम्नोस्पर्म पाइनस, एंजियोस्पर्म रोज एंड टेरिडोफाइटा काइकस। तो अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो उससे पहले हम पूरे प्लांट के किंगडम को देख लेते हैं। आई अगेन रिपीट, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि 1969 में वाइट टेकर करके एक साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 डिफरेंट किंगडम्स में बांट दिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, ये 5 किंगडम्स हमारे बट गए। अब प्लांट वाले को फर्दर हमने डिफरेंट फाइलम्स में बांटा। जैसे पहले तो दोज हु डू नॉट हैव अ डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, यानी कि हमें पता ही नहीं चल रहा इसमें कौन क्या है कहाँ, जैसे नहीं वो कंगना रनौत एक फिल्म में बोलती है आर माधवन को, ये आदमी अदरक हो गया, कहीं से भी बढ़ रहा है। तो वैसे ही है ये प्लांट, कहीं से बढ़ रहा है, इसका कुछ पता नहीं चलता कि क्या रूट है क्या शूट है, कुछ नहीं। थाली में सारी चीज़ें फैली हुई हैं, थैली में सारी चीज़ें फैली हुई हैं, थैलोफाइटा हो जाएगा। जिसमें होती हैं डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, उसको अगेन 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, जिसमें कि स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। वस्कुलर टिश्यू का मतलब हो गया जाइलम, फ्लोएम। जाइलम क्या काम करता है, और जाइलम फ्लोएम पहले तो ये पता होना चाहिए किस तरह के टिश्यू होते हैं। तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी कि ऊतक होते हैं जाइलम फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम जल को ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। और जो फ्लोएम होता है ये फल यानी फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ये 2 वे होता है फ्लोएम, जाइलम 1 वे होता है।
ठीक है, जिसमें वस्कुलर टिश्यू होते हैं उनको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, बट बिफोर दैट जिसमें नहीं होते उनको ब्रायोफाइटा बोलते हैं। और ब्रायोफाइटा जो होते हैं हमारे, इनको हम प्लांट किंगडम का एम्फीबियन भी बोलते हैं, उभयचर भी बोलते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन वो होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों में रह लेते हैं। तो ये जो प्लांट होते हैं इस कैटेगरी के, जैसे कि मॉजेस हो गया, मचांटिया हो गया, काइकस हो गया, ये सारे जो हैं ब्रायोफाटा की कैटेगरी में आते हैं। विद वस्कुलर टिश्यू की अगर बात करें, दोज हु डू नॉट प्रोड्यूस सीड, जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, टेरिडोफाइटा बोलते हैं इनको हम प्यार से क्रिप्टोगैम्स भी बुला देते हैं। क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टो करेंसी जिस तरह से हिडन होती है, उसी तरह से इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वो हिडन होता है। तो ध्यान रखना, ये दे हैव हिडन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं, जो टेरिडोफाइटा ही होते हैं। ठीक, इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फर्न्स हो जाएंगे, हॉर्स टेल हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल्स। जो सीड प्रोड्यूस करते हैं उनको फेनरोगैम्स बोलते हैं। फेनरोगैम्स को भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक जो जिनमें कि नेकेड सीड होती है, खुला सीड होती है, जिसमें कवरिंग नहीं होती है सीड में, उनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। ऐसे याद करेंगे भाई, जो लोग जिम जाते हैं वो थोड़ा सा खुला होकर रहना पसंद करते हैं ताकि उनकी बॉडी वगैरह दिखनी चाहिए, है ना। तो जिम में एक देवदास नाम का आदमी है, ठीक है, देवदास। तो देवदर जो हमारे ट्रीज होते हैं वो जिम्नोस्पर्म में आएंगे। जो जिम में जाके क्या कर रहा है, पी रहा है, ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हैं, देवदर और पाइन और जिम्नोस्पर्म। और जिनके अंदर फ्रूट होते हैं, यानी कि जिनमें नेकेड सीड नहीं होती हैं, ठीक है, कवर्ड होती हैं सीड, तो उनको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। और एंजियोस्पर्म को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें कि एक ही कॉटिलेडॉन होता है, एक ही सीड आती है, उसको मोनोकॉट। जिसमें दो सीड होती है उसको डाइकॉट बोल देते हैं। बस खत्म। तो यहाँ पे क्या होगा, जिम्नोस्पर्म पाइनस, ये सही हो जाएगा आपका, ब्रायोफाटा मॉस सही है। एंजियोस्पर्म रोज में बिल्कुल ठीक है, कवर्ड होती है सीड्स। टेरिडोफाइटा काइकस, ये गलत हो गया, ठीक है। टेरिडोफाइटा में फर्न, हॉस्टेल एग्जाम्पल देते हैं। काइकस तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रायोफाटा की कैटेगरी में आता है, तो ये इनकरेक्टली मैच्ड है, सही मैच्ड नहीं है। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? तो हमें पता है कि टोटल 16 महाजनपद फ्लरिश किए किस टाइम पे, रफली 500 BC ने, लेटर वैदिक पीरियड के बाद में। वैदिक एज की अगर हम बात करें तो वैदिक एज हमारा जाता है, अर्ली वैदिक है 1500 से लेके 1000 BC तक, और लेटर वैदिक है 1000 BC ने 1000 BC से लेके रफली 600 BC तक। तो जो महाजनपद का टाइम है वो कुछ 500 BC के समथिंग, और इस टाइम पे महाजनपद फ्लरिश हुए। पहले तो जनपद हुए, जन का मतलब ट्राइब, पद का मतलब पैर, जहाँ उनके पैर पड़ गए वहीं उनका टेरिटरी हो गया, और उसी के नाम पे उनकी ट्राइब के नाम पे उस पर्टिकुलर टेरिटरी का नाम भी पड़ गया। धीरे धीरे ये बढ़ते रहे और महाजनपद का रूप ले लिया। और इनको कई सारे हमें मतलब बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे दीघ निकाय में देखने को मिलते हैं, ठीक है। दीघ निकाय जो टेक्स्ट है बुद्धिस्ट टेक्स्ट, उसमें इसके बारे में मेंशन्ड है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट से आपको याद आना चाहिए त्रिपिटक, अभिधम्म पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक। सूत में सरमन दिए हुए हैं, ठीक है, कि उनके उपदेश। विनय पिटक में रूल्स एंड कोड दिए हुए हैं। अभिधम्म पिटक में मेटाफिजिक्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। और जातक टेल्स क्या है, जिसमें कि बुद्धा की प्रीवियस बर्थ के बारे में चीज़ें दी हुई हैं। तो दीघ निकाय में इनके बारे में, महाजनपदास के बारे में मेंशन्ड है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें कौन कौन से 16 महाजनपद है, तो अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इनको यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में समराइज्ड है। इनकी कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। जैसे अंगा जो है ईस्टर्न मोस्ट आपका ये हुआ करता था महाजनपद, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। चंपा इसकी कैपिटल है। मगध ये सबसे पावरफुल होके एमर्ज हुआ। जो हम पढ़ते रहते हैं ना मौर्यन एम्पायर, तो मौर्यन डायनेस्टी ने इसी पर्टिकुलर महाजनपद पे रूल किया था। सबसे पहले मगध में आई थी हरेनका डायनेस्टी, जिसका पहला रूलर बिंबिसार था, ना कि बिंदुसार, बिंबिसार। देन उसके बाद अजातशत्रु, ठीक है। उसके बाद मतलब अगर हम बात करें, वैसे तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उडाइन आए थे, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो जो पावरफुल डायनेस्टी आई थी हरंका के बाद, हरंका के बाद वैसे शिशुनगा भी डायनेस्टी आई, लेकिन नॉट दैट मच पावरफुल। इनके बाद आपके नंदवंश भी आए थे, नंद डायनेस्टी, ये भी कोई ज़्यादा खासे पावरफुल नहीं थे। लेकिन इसके बाद जो मौर्यन डायनेस्टी आई वो सबसे पावरफुल डायनेस्टी थी इस मगध किंगडम में। काशी, और इसकी कैपिटल राजगिरी, और बाद में पाटलिपुत्र भी हो गई थी। ध्यान रखना, राजगिरी फिर पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में कौन से नंबर की बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी? तो पहली हमारी कहाँ पे हुई थी? पहली राजगिरी में हुई थी, दूसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, तीसरी वैशाली और चौथी कुंडलवन कश्मीर में, तो दूसरी पाटलिपुत्र में हुई थी। काशी की कैपिटल काशी थी, प्रेजेंट टाइम बनारस में। वत्स की कौसाम्बी थी, कौशल की श्रावस्ती, सुरसेन की मथुरा, पंचाल की ऐचित्य एंड कंपिला, ठीक है, कुरु की इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की विराटनगर, चेदी की, मतलब ये आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, वो है, ठीक है, अवंती की उज्जैनी या फिर महिष्मती, गांधार की तक्षशिला, कंबोज की पूंचा, अस्मक की प्रतिष्ठान या फिर पैठान, वज्जी की वैशाली एंड मल्ला की कुशीनारा।
ठीक है। और कुशीनारा में हमें पता है कि बुद्ध जी की डेथ भी हुई थी 483 बीसी में, 563 बीसी में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा कि वज्जी की कैपिटल, अब इसको याद करना आसान है, वी से वज्जी, वी से वैशाली, यहाँ पे आप देख लो, वी से वज्जी, वी से वैशाली, ठीक है, इसको याद करना आसान है, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम बात करें बाकी तो इसको थोड़ा सा इसमें निमोनिक टाइप आपको बनाना पड़ सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ विराट, विराट से विराट कोहली आप तुरंत याद आते होंगे, तो ऐसे याद करिए, विराट कोहली अपनी माता जी का बड़ा ध्यान रखते हैं, इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। अवंती, उज्जैनी, ठीक है, तो ये भी, ये मतलब सेकंड मोस्ट पावरफुल था मगध के बाद अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वज्जी की कैपिटल वैशाली हो जाएगी। कौशल, कौशलपुर राजा हम किसको बोलते हैं, भगवान राम को बोलते हैं, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, ठीक है। तो भगवान यही तो बोलते हैं, कौशलपुर राजा ही तो उनको बोलते हैं। पाटलिपुत्र किसकी कैपिटल थी, मगध की। और चंपा किसकी राजधानी थी, अंगा की, जो कि ईस्टर्न मोस्ट था, बंगाल वाले रीजन पे था। सबसे पहले मगध ने इसी को अपने कब्जे में लिया था, ठीक है, अंगा को। और सबसे सदर्न मोस्ट अगर मैं बात करूं तो ये अस्मक या फिर अस्सक, ठीक है, प्रतिष्ठान इसकी कैपिटल थी। यहीं पे जो सातवाहना डायनेस्टी है उसी ने ही यहाँ पे फिर बाद में रूल किया था। यहीं पे फिर बाद में वाका टाका जो रूलर्स थे उन्होंने भी यहीं पे रूल किया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। कैलकाटा मद्रास, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, संस्कृत कॉलेज एट बनारस। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सबको पता है भाई, विलियम जोन्स ने बनाई थी। बी का तो 2 होगा, बी का 2 होगा, खत्म हो गया। संस्कृत कॉलेज इन बनारस, जोनाथन डंकन। और कलकत्ता मद्रास, जो मदरसा है, नॉट मद्रास, ठीक है, मदरसा, ये बनाया था वॉरेन हेस्टिंग ने, ठीक है। अगर हम बात करें कलकत्ता जो मदरसा बना था, ये रफली 1781, थोड़ा सा ईयर भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि ऑर्डर में कभी कभी लगाने को पूछ लेता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है ये 1784 एडी में बनी। एंड जोनाथन डंकन ने जो संस्कृत कॉलेज बनाया था, ठीक है, ये बना था आपका संस्कृत कॉलेज की अगर बात करें तो 1781 में वो बना था, 1784 में ये बना था, और ये 1791 में था ये, ठीक है, 1791 में था, 1791, ऑलराइट। फिर अच्छा आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, या फिर यहाँ से हम इस चीज़ को सोच सकते हैं कि हिंदू कॉलेज भी तो थे। हिंदू कॉलेज एक तो बना था कैलकाटा में और दूसरा बनारस में। मेन तो कैलकाटा वाला था, ठीक है, और दूसरा बनारस में। तो कैलकाटा वाला की बात करें तो राजा राम मोहन रॉय ने डेविड हरे के साथ मिलके, उसके एफर्ट भी इसमें थे डेविड हरे के, इस पर्टिकुलर जो हिंदू कॉलेज इसको 1817 में डेवलप किया था। और बनारस में अगर बात करें तो इसमें मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, ये लोग इन्वॉल्व थे, ठीक। अच्छा, फोर्ट विलियम कब बना था, फोर्ट विलियम, तो फोर्ट विलियम ध्यान रखना ये 1800 में वेलेस्ली, रिचर्ड वेलेस्ली ने बनवाया था इसको, 1800, रिचर्ड वेलेस्ली, ऑलराइट। और कुछ तो नहीं है यहाँ पे। और हाँ, ये अगर पूछ ले कि इस समय कौन था इंडिया में गवर्नर जनरल, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कॉर्नवालिस था, ठीक है, वही कॉर्नवालिस। और ये गवर्नर जनरल ऑफ क्या कहलाएगा, इंडिया, नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो भाई 1833 का जो एक्ट आया था उसके थ्रू बना था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था भी कॉर्नवालिस, जो कि 1793 में, ये 1791 की बात हो रही ना जब ये बनारस का ये संस्कृत कॉलेज सेटअप हुआ। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त, जिसको कि हम जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं, वो लाया था। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज बोलते हैं। जो मॉडर्न पुलिसिंग सिस्टम हम देखते हैं वो भी कॉर्नवालिस लाया था। कॉर्नवालिस कोड लाया था, स्टूडेंट को ये मतलब इन सब एक्टिविटीज़ में जो होती है इंटरनेशनल उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, कॉर्नवालिस कोड लाया था। और इसने कमेंट में आपको बताना है कि कौन से एंग्लो मैसूर वॉर में पार्टिसिपेट किया था, कॉर्नवालिस ने लीड किया था ब्रिटिश फोर्सेस को। आगे बढ़ते हैं, डैम से क्वेश्चन है ये, बांध से सवाल है ये। जोजावा, रविशंकर, उकाई और आपका कौन सा, बानासुरा सागर डैम। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा कहाँ पे डैम पड़ता है। तो ये सबको पता होगा कि जो उकाई है वो तापी रिवर पे है, गुजरात में है ये, ठीक है। थर्ड का अगर आप बी आइडेंटिफाई कर लिए, खत्म खत्म खत्म, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही आंसर हो गया। यानी जो जोजावा डैम है वो किस रिवर पे हो जाएगा, नर्मदा नदी पर, ये भी गुजरात में है। देन हमारा अगर हम बात करें रविशंकर डैम, तो ये है महानदी रिवर पे, महानदी रिवर पे, और ये छत्तीसगढ़ में ही है ये रविशंकर जो डैम आपका। इसको हम गंगरोल, ठीक है, आई थिंक गंगरोल ही बोलते हैं, गंगरोल डैम के नाम से जानते हैं। जो छत्तीसगढ़ से अगर यहाँ पे कोई होगा तो इस चीज़ को कंफर्म करना, इसको गंगरोल नाम से जानते हैं ना इसको। बानासुरा डैम की अगर बात करें, बानासुरा सागर डैम, तो ये आपका किस में हो जाएगा, काबिनी नीति। क्या पढ़े थे हम, ये पढ़े थे कि जिस भी रिवर के नाम के अंत में नीयति होगा वो कावेरी की ट्रिब्यूटरी होगी, जैसे कि काबिनी, भावानी, ठीक है, हेमवती, ठीक है, अमरावती,
किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? सहायक नदी है कावेरी की, लेकिन इंद्रवती के नाम के आगे भी टी लगा हुआ है, लेकिन ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। बाकी कुछ डैम्स की चर्चा कर लेते हैं कि इंडिया में सबसे लार्जेस्ट डैम कौन सा है, इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, इंडिया में सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है। तो लार्जेस्ट की अगर बात करें तो भाखड़ा नंगल डैम है। ठीक है, भाखड़ा नंगल डैम है, हिमाचल प्रदेश में ये हमें देखने को मिलता है ये डैम। ठीक है, भाखड़ा नंगल डैम, और ये किस रिवर में है जिसका एंशिएंट नेम सतुद्री है? जरा बताएंगे आप कमेंट में। चलो लिख दिया, थोड़ा सा तो लिख ही देते हैं, सतलज। ठीक है, लॉन्गेस्ट की अगर बात करेंगे तो हीराकुद डैम है, जो कि महानदी रिवर पे बना हुआ है उड़ीसा स्टेट में। रफली इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूँ 26.7 ऐसा करके कुछ किलोमीटर्स है, 26.75 किलोमीटर्स। अच्छा, इससे मुझे याद आया कि 22 किलोमीटर्स का अभी हमने क्या बनाया है, जल्दी से याद करिए। करंट में, न्यूज़ में इंडिया का पहला क्या है? हाईएस्ट की अगर बात करेंगे तो हाईएस्ट टिहरी डैम हो जाएगा आपका। ठीक है, टिहरी डैम जो कि उत्तराखंड में है, ये भागीरथी रिवर पे है, भागीरथी रिवर पे। लेकिन अगर हाईएस्ट ग्रेविटी डैम पूछ लेगा तो आंसर भाखड़ा डैम ही होगा, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था। 22 किलोमीटर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, 22 किलोमीटर की, तो ये हमने अभी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है, उसको इनाग्रेट किया है। ये मुंबई के सेवरी से चालू होता है और मुंबई नवी मुंबई के चिरले तक जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, मुंबई से लेकर नवी मुंबई को कनेक्ट करेगा। तो आगे बढ़ते हैं और अच्छा कुछ और भी डैम्स आपसे पूछ लेते हैं। तिलैया डैम, ठीक है, तिलैया डैम और मैथॉन डैम, ये दोनों एक ही स्टेट में है और एक ही रिवर पे भी हैं। मेकेडाटू, जिसपे कि डिस्प्यूट भी चलता रहता है, मेकेडाटू रिवर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो तिलैया और मैथॉन की बात करें तो ये दोनों बड़ाकर रिवर पे हैं झारखंड में। ठीक है, बड़ाकर इन झारखंड। एंड मेकेडाटू की अगर बात करें तमिलनाडु में है, ये कावेरी रिवर पे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे लिस्ट 1 दिया हुआ है, संस्कार जो होते हैं, मतलब जो हिंदू धर्म में जो रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, राइट्स परटेनिंग टू द स्टेजेस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड एज संस्कार्स। मैच द संस्कार लिस्ट इन लिस्ट 1 विद द ट्रू मीनिंग मेंशन इन द लिस्ट 2। ठीक, तो निष्क्रमणम, चूड़ाकर्णम, ठीक है, कुछ और नहीं पढ़ेंगे, विद्याकर्मम और उपनयनम, ये यहाँ पे जो है लिस्ट लिखी हुई है। और यहाँ पे वो कौन से, इसको क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले इसी को क्यों ना टारगेट कर लें। तो ये कुछ और नहीं, मुंडन होता है ये। हिंदी में जब आपको पढ़ेंगे ना समझ आ जाएगा, चूड़ा करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुंडन कहाँ है, मुंडन समारोह, ये रहा मुंडन समारोह। ठीक है, तो यानी कि राइट्स ऑफ द टॉन्सर सेरेमनी। तो अगर 2 का बी हुआ तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो गया। यानी कि जो निष्क्रमण होगा वो टेकिंग द चाइल्ड आउट ऑफ द हाउस सो दैट इट मे सी द सन। तो आपने क्या वो देखा है, जब मतलब गांव में तो होता है, वो गोबर से बोलते हैं उसको, लीपा जाता है। ठीक है, गोबर लगाया जाता है कि नहीं ज़मीन पे, गोबर से बोलते हैं लीपा जाता है वो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे सात्विक का चिन्ह बनाया जाता है। ठीक है, इस तरह से हिटलर को बुलाया जाता है फिर। ठीक है, तो ये सारी जो है सेरेमनी होती है। बाकी इतना ज़्यादा खासा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा देख लो। आगे बढ़ते हैं 13th नंबर। India is the largest producer of tea and second largest black tea producer globally. The Assam Valley and the Kachar are the two tea producing regions in Assam. Southern part of India produces about 17% of country's total production. तो टी की अगर बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। टॉप पे चाइना है फर्स्ट नंबर पे, तो पहला गलत हुआ, आंसर खत्म। 3rd नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब कॉफ़ी की भी थोड़ी चर्चा कर लें। ठीक है, कॉफ़ी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोडक्शन होता है इंडिया में? कर्नाटक राज्य, जिसको कि कॉफ़ी बाउल ऑफ इंडिया बोलते हैं। वैसे कॉफ़ी बाउल ऑफ वर्ल्ड हम ब्राज़ील को बोलते हैं। इंडिया में बहुत ही हाई क्वालिटी की कॉफ़ी मिलती है, जिससे कि अराबिका, रोबस्टा, लिब्रिका, ये अगर अभी कभी पूछ ले क्या है ये, ठीक है, तो ये है आपकी ये आपकी कॉफ़ी की वैरायटी। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट विंटर एडिशन ऑफ द ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज? ओलंपिक खेलों का पहला शीतकालीन संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो अगर हम पहले ओलंपिक गेम्स की बात करेंगे, फर्स्ट ओलंपिक्स की, चलो या तो यहाँ पे लिख लेते हैं, फर्स्ट ओलंपिक्स समर विंटर। ठीक, और यहीं पे ही फर्स्ट समर यूथ ओलंपिक गेम्स,
फर्स्ट विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स, दोनों एक साथ देख लेते हैं। तो समर की अगर बात करें जो नॉर्मल होते हैं 1896 ग्रीस एथेंस में ये हुए थे। एंड विंटर की बात करें 1924 चैमोनिक्स सिटी जो है पड़ती है फ्रांस में, जहाँ के इस बार के भी क्या होने वाले हैं, ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं। यूथ ऑफ फ्रांस गैब्रियल एटल, फ्रांस इमानुएल मैक्रोन, याद आनी चाहिए सारी चीज़ें आपको। फ्रांस शेंगन वीज़ा, डिजिटल शेंगन वीज़ा। यूथ की अगर बात करें, पहला यूथ ओलंपिक गेम्स तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था कब, 2010 में। कहाँ पे, सिंगापुर में। और अगर यूथ विंटर ओलंपिक गेम्स की बात करें 2012 में, कहाँ पे, इंसब्रक, जो कि कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रिया में पड़ता है। ऑस्ट्रिया के वियना में ही किसका हेडक्वार्टर है, ओपेक का हेडक्वार्टर है, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और अंगोला जो एक अफ्रीकन कंट्री है उसने इसकी मेंबरशिप छोड़ दी है, किसकी, ओपेक की। फिर अगर हम बात करें पहले कॉमनवेल्थ गेम्स, फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स ये कब हुए, तो 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुए ये, हैमिल्टन कनाडा में। कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में कब हुए थे, इंडिया में, तो इंडिया में 2011 में हुए थे ये, 2011 में। पहले एशियन गेम्स की अगर हम चर्चा करें तो ये कब हुए, 1951 में। और कहाँ पे हुए, इंडिया में हुए। इंडिया ने 2 बार एशियन गेम्स को होस्ट किया, एक तो 1951 में और एक 1982 में। पहला फुटबॉल फीफा जो वर्ल्ड कप होता है ये कब हुआ, ये 1930 में हुआ, जब क्या हुआ, हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स हुए उसी साल। और कहाँ हुए, यूरुग्वे में हुए, और यूरुग्वे ने ही इसको जीता। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट विंटर एडिशन ऑफ ओलंपिक गेम्स, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1924। और हमें पता होना चाहिए कि समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स के बीच में कितना गैप होता है, ये 2 साल का गैप होता है, 2 ईयर्स का गैप होता है दोनों ओलंपिक के बीच में। 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल एज ऑफ दिसंबर 2023। कहाँ पे विधान परिषद देखने को मिलेगी आपको, तो हमें पता होना चाहिए कि जिस तरह पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, ये ऊपर वाला कौन है, ये प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, ये पूरा पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है पिरामिड फॉर्म में। अच्छा, पिरामिड से याद आया कि नीचे से ऊपर जाने पे जो हमारी डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स होती हैं, एनवायरनमेंट वाले जो टॉपिक होता है उसमें कितना मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है बताइए। तो ये प्रेसिडेंट है, ये राज्यसभा, ये लोकसभा है। इसी तरह सिमिलर स्ट्रक्चर होता है जो स्टेट का लेजिस्लेचर होता है। यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर यानी कि राज्यपाल टॉप पे बैठा हुआ होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल किस आर्टिकल में है, तो आप इसको क्या आंसर कर पाएंगे, बड़ी आसानी से कर पाएंगे। अगर आपको पता है कि राज्यसभा आर्टिकल 80 में, आर्टिकल नंबर 79 पार्लियामेंट के बारे में बात करता है, इसके एस्टैब्लिशमेंट की, ये पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट क्यों होगा, बिकॉज कोई भी बिल बिना प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की एसेंट यानी सहमति के एक्ट नहीं बन सकता है, ठीक है। तो हमने ये सीखा था कि यूनियन पार्ट 5 के आर्टिकल में 89 ऐड कर दो और पूरा सिमिलर आपको स्टेट का आर्टिकल मिल जाएगा। तो 80 में 89 जोड़िए, कितना मिलेगा, 169। और 169 में लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी इस विधान परिषद के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में दिया हुआ है। लेकिन इसके साथ ये बात है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में ही है, सारे राज्यों में नहीं। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक भी केंद्र शासित प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, बट 6 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। और जहाँ पे भी वो जो 6 भाग्यशाली राज्य हैं वहाँ के लेजिस्लेचर को बाई कैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं, यानी द्विसदनीय विधानमंडल बोलते हैं। बाई का मतलब 2 हाउसेस का लेजिस्लेचर है ये, ठीक है। और इसको याद करने की क्या एक तरह से ट्रिक है, तो ट्रिक इसकी ये है कबूतम, ठीक है, इसकी ट्रिक है। के से कर्नाटक, ए से आंध्रा, बी से बिहार, यू से उत्तर प्रदेश, टी से तेलंगाना और एम से महाराष्ट्र। तो इस तरह से इसको हम याद कर सकते हैं। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही आंसर होगा। अगर आपसे पूछ ले कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट कौन कर सकता है, तो चाहे वो क्रिएट हो या फिर एबॉलिश हो, यानी कि इसको खत्म करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज यूपी में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, कौन चाहे तो यहाँ से ख़त्म कर सकता है, पार्लियामेंट चाहे तो ख़त्म कर सकता है। और किस तरह की मेजॉरिटी से ये कर सकता है, सिंपल मेजॉरिटी से, साधारण बहुमत से। यानी कि सिंपल मेजॉरिटी का मतलब हो गया 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो कि आर्टिकल नंबर 2 और 3 के तहत जो चेंजेस करने होते हैं, जो कल पढ़े थे, वो भी सिंपल मेजॉरिटी से ही होते हैं, जिनको कि हम अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 डील नहीं करते हैं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी क्रिएट या अबॉलिश करने के लिए पार्लियामेंट को कोई अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है संविधान में, वो सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत से वो कर सकता है।
In 1908, Dash and Prafull Chaki threw a bomb at a carriage that was occupied, they believed, by Kingsford, the unpopular judge of मुजफ्फरपुर, जिसको कि हम मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, खुर्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बॉम्ब फेंका था। लेकिन ये तो किंग्सफोर्ड को तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेन जो 2 लेडीज़ थी, ब्रिटिश लेडीज़, वो उनकी जो है डेथ हो गई थी। ठीक है, इसको तो बस थोड़ी सी चोटें आई थी। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिया और फांसी की सज़ा दे दी खुर्दीराम बोस को ब्रिटिशर्स ने। और ये जो टाइम था, इस टाइम पे बहुत सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई, जैसे कि अगर हम बात करूँ 1912 में रास बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल ने जो वॉइसरॉय था हार्डिंग, उस पर बॉम्ब फेंका। हार्डिंग वही था जिसने कि दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज करवाया था। और 1911 में ये अनाउंस किया गया था कि कैलकाटा से कैपिटल जो है इंडिया की अब शिफ्ट करके दिल्ली होगी, और 1912 में इसको एग्जीक्यूट किया गया। 1911 में अनाउंस और 1912 में ये हुआ। ठीक है, और भी हुई जैसे एक्टिविटीज़। 1899 में अगर हम बात करें तो एक मित्र मेला करके सोसाइटी बनाई, मित्र मेला, किसने? सावरकर ब्रदर्स ने। ठीक है, और देन 1904 में इसको मर्ज कर दिया सावरकर ब्रदर्स ने अभिनव भारत सोसाइटी से, इसको मर्ज्ड, ठीक है, मर्ज्ड विद अभिनव भारत सोसाइटी। देन 1905 में ये मतलब इंडिया में एक्टिविटीज़ हो रही थी, फॉरेन में भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी, जैसे कि श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई थी। ठीक है, इंडियन होम रूल सोसाइटी। ठीक है, और इन्होंने एक द सोशोलॉजिस्ट करके एक पत्रिका भी निकाली थी। ठीक है, कहाँ पे? लंदन में। और भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई, जैसे कि आपको याद होगा 1913 में एक पार्टी बनती जिसका नाम है गदर पार्टी। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, भाई बरकतुल्ला, भाई परमानंद, ये सब लोग जो है गदर पार्टी को बनाते हैं और 1914 में एक इंसिडेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, दैट वाज कोमगाटा मारू इंसिडेंट। 17th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मालविका अग्निमित्र? तो इट इज़ कंपाइल्ड बाई कालिदास, बिल्कुल सही है। मालविका अग्निमित्र हो गई, कुमार संभवम हो गई, अभिज्ञान शकुंतलम हो गई, ऋतु संहारा हो गई, मेघदूतम हो गई, सब कालिदास जी ने की कंपोजिशंस हैं, पहला सही है। इट डिस्क्राइब्स अग्निमित्र सन ऑफ पुष्यमित्र एज बिलोंगिंग टू द दिस कुल एंड बौद्धयान श्रौत सूत्र रिप्रेजेंट दी बिंबिकाय एज कश्यप। एक्चुअल में ये क्या है कि एक लव स्टोरी है तो ये भी सही, और ये लव स्टोरी है अग्निमित्र और मालविका के बीच में। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बोथ 1 and 2। और हमें पता है कि पुष्यमित्र सुंग कौन था? वही जिसने कि लास्ट मौर्यन रूलर बृहद रथ को मार के जो है सुंग वंश की स्थापना करी थी, पुष्यमित्र सुंग ने। इसके बाद आती है कौन सी डायनेस्टी? कन्वर डायनेस्टी। और उसके बाद आती है सातवाहना डायनेस्टी, जिसके कि फाउंडर कौन थे? सिमुग थे, और सबसे पावरफुल रूलर गौतमी पुत्र सतकर्णी थे। 18th, दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर हुम? तो दिल्ली किसके अंडर में कैपिटल बनी थी? तो ये तोमर जो राजपूत थे उनके अंडर में दिल्ली कैपिटल बनी थी। उसके बाद जब ये आए, मतलब एक तरह से दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन ले किया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, तो उसने लाहौर अपनी कैपिटल को बनाया। लेकिन इट वॉज इल्तुतमिश जिसने अगेन जो है लाहौर से कैपिटल को शिफ्ट किया। इल्तुतमिश ने क्या किया? शिफ्टेड द कैपिटल टू दिल्ली। पहले लाहौर थी, तो फिर उसने जो है दिल्ली को कैपिटल शिफ्ट कर लिया इल्तुतमिश ने। और किस दिल्ली सल्तनत के एक रूलर ने दिल्ली टू दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट किया था, और फिर से इसको ऐसे कर दिया था, मतलब फिर से दौलताबाद में दिल्ली आ गया था। तो इट वाज नन अदर दैन द वाइजेस्ट फूल MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने कि टोकन करेंसी इंडिया में इंट्रोड्यूस करी, जिसने कि मतलब एक तरह से कुराचिल और खुरासिन एक्सपेडिशन को लीड करने का सोचा, लेकिन कर नहीं पाया, जिसने कि दीवाने को विच वॉज एन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उसको भी सेटअप किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सेज आर यूज्ड टू कैलकुलेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? किस इंडेक्स का यूज़ करते हैं इस पर्टिकुलर HDI को निकालने के लिए? ये कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। तो HDI की बात करें तो इसमें ये इंडेक्सेस होते हैं, मतलब हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। और इसके तहत अगर हम बात करें कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, तो हेल्थ में होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जिसको कि हम क्या बोलते हैं?
इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो हमने देखा था कितनी है इंडिया में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 44, और अंडर 5 मोर्टालिटी रेट कितनी है 55 है। एजुकेशन यानी कि कितना मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितने साल कोई स्कूल गया है। एंड लिविंग स्टैंडर्ड में ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, ना कि नेट नेशनल इंडेक्स, तो ये यहाँ पे हट जाएगा। एजुकेशन भी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज वाई इज पीसी महालनोबिस नेम टॉक्ड अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 5-year प्लान। तो हम पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में पीसी महालनोबिस के नाम की चर्चा क्यों करते हैं? तो 5-year प्लान में हमने इतने अच्छे से डिस्कस किया कि पहला वाला जो है वो हैरड डोमर मॉडल पे बेस्ड था, दूसरा वाला पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था, तीसरा और चौथा गडगिल मॉडल पे बेस्ड था, पांचवा डीपी धर मॉडल पे बेस्ड था। तो ये क्या आंसर होगा इसका? ही कॉन्सेप्चुलाइज द फ्रेमवर्क फॉर द सेकेंड 5-year प्लान। ठीक है, ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर, ये नहीं होगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, नहीं। ही कॉन्सेप्चुलाइज द फ्रेमवर्क फॉर द सेकेंड 5-year प्लान, ये सही होगा। इनका जन्म होता है 29 जून को, जिस दिन हम इंडियन स्टैटिस्टिक्स डे यानी कि भारतीय सांख्यिकी दिवस भी मनाते हैं। स्टैटिस्टिक्स डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेट करते हैं इनके जन्म दिवस पे, पीसी महालनोबिस पे। ठीक है, और यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर ख़त्म। ऑलराइट, बाकी इसका पीडीएफ आपको परमार एसएससी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एंड अगेन सॉरी फॉर दैट कि आप लोगों को थोड़ा सा टाइमिंग का ऊपर नीचे हो रहा है। बाकी जैसे मैंने बताया अगले वीक से ये प्रॉब्लम नहीं होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, रिवीजन करते रहें। थैंक यू।